हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स पटना से। बच्चों आज हम आए हैं रेडियो एक्टिविटी, जो आपका क्लास 10th आईसीएसई का चैप्टर है फिजिक्स का, उसके वन शॉट के साथ। और जैसा आप लोगों ने बोला था कि सर बाकी सारे चैप्टर्स तो हो गए हैं लेकिन रेडियो एक्टिविटी अभी तक नहीं आया, तो रेडियो एक्टिविटी आज हम करने वाले बच्चों। एंड वन मोर थिंग, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए कि फिजिक्स का एग्जाम है तो हम क्या करें, न्यूमेरिकल्स कैसे बनेगा। आपका सबसे ज्यादा अच्छा एग्जाम फिजिक्स का ही जाएगा, आई अश्योर यू पीपल। और जो जो चीज मैं आपको बोल रहा हूं ना, आप सिर्फ वो फॉलो करते जाएं और मैं हूं ही आपके हेल्प के लिए। जो जो आप बोल रहे हैं मैं वो सारा चीज हर दिन अपलोड करते जा रहा हूं, तो आई होप कि इससे आपको मदद मिलेगी और आप ज्यादा से ज्यादा अच्छा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा, सबसे पहला चीज बच्चों, हम एक बार रिव्यू कर लेते हैं एटम के स्ट्रक्चर के बारे में, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में बार बार हमें ये सारे टर्म्स देखने को मिलेंगे। तो हम एक बार रिव्यू कर लेते हैं। एटम में क्या होता है बच्चों, सेंटर पे न्यूक्लियस रहता है जिसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, है ना। और इसके चारों तरफ स्पेसिफाइड ऑर्बिट्स या फिर शेल बोल सकते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। तो एक एक करके इनका मास और चार्ज देख लेते हैं। जैसे प्रोटॉन का मास होता है 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। इस पे चार्ज कितना होता है प्रोटॉन पे, प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ये प्लस लिखना जरूरी इसलिए क्योंकि इसी से हमें पता चलेगा कि प्रोटॉन कैसा पॉजिटिवली चार्ज है। अब आ जाइए न्यूट्रॉन पे। न्यूट्रॉन का भी मास ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, जितना प्रोटॉन का मास है उतना ही। अब देखिए केजी में लिख रहे हैं तो इतना लिख रहे हैं हम। अगर हम एटॉमिक मास यूनिट में एएमयू में मिले तो हम डायरेक्टली 1 AMU लिख सकते हैं, जिसका वैल्यू केजी में इतने के इक्विवेलेंट होता है। न्यूट्रॉन पे बच्चों कोई चार्ज होता ही नहीं है, इसीलिए तो इसका नाम न्यूट्रॉन पड़ा है, न्यूट्रली चार्ज। अब आइए इलेक्ट्रॉन पे। इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg है, जो कि काफी कम होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मास से। एंड ऑब्वियसली इसका चार्ज क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज, तो माइनस से शुरू करेंगे बच्चों। बहुत बार बच्चे डायरेक्टली बोलते हैं 1.6 इंटू इतना, तो अगर हम डायरेक्टली 1.6 से शुरू हो जाएंगे तो वो तो प्रोटॉन का मास कंसीडर कर ले, प्रोटॉन का चार्ज कंसीडर कर लिया जाएगा, है ना। तो हम इसलिए माइनस लिखना जरूरी है। अब देखिए एटॉमिक नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर को हम Z से डिनोट करते हैं। ये है क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बारे में बताता है हमें, है ना। अब देखिए मास नंबर या एटॉमिक मास नंबर जिसे हम बोलते हैं, उसको हम कैपिटल A से डिनोट करते हैं। और ये होता क्या है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, जिसको हम कंबाइंडली न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं, है ना। अब देखिए यहां लिखा है मैंने ऑलरेडी आपके लिए, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स कंबाइंडली नोन एज न्यूक्लियॉन्स, क्योंकि ये है किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर है ये दोनों, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स भी बोल सकते हैं, है ना। अब देखिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे फाइंड करेंगे बच्चों, इसमें से हम माइनस करते हैं A में से Z, मतलब टोटल नंबर ऑफ जो हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उसमें से अगर हम एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स माइनस कर दें तो बचेगा क्या, सिर्फ न्यूट्रॉन्स। तो न्यूट्रॉन्स के लिए हम ये काम कर सकते हैं, अभी आके इसका हमें जरूरत पड़ेगा, है ना। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिट। अब ये सिंपल है बिल्कुल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिट या इन अ शेल हम कैसे पता कर सकते हैं, 2n² से, जिसमें n क्या है, नंबर ऑफ शेल है। जैसे हम n का वैल्यू अगर 1 लेते हैं, मतलब पहला शेल जिसको हम k से भी डिनोट करते हैं और आगे चल के l m n ऐसे करके, तो ये पहले वाले में हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या आ जाएगा 2 और n की जगह 1, मतलब 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा 2। फिर आगे बढ़ के आप इसके जगह 2 ऐसे करते जाएंगे तो ये 2, 8, 18, 32 ऐसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाते हैं आगे आने वाले शेल्स में, ऑर्बिट्स में। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज है हमारा आइसोटोप्स। अब देखिए बच्चों, इसमें इस चैप्टर में हर एक चीज हम कवर करने वाले हैं कि रेडियो एक्टिविटी में शुरू से लेके एंड तक माइन्यूट से माइन्यूट इंफॉर्मेशन हम डिस्कस करेंगे, ताकि इस थियोरेटिकल चैप्टर से भी अगर हमसे क्वेश्चन पूछा गया तो हम हर एक सवाल का जवाब दे सकते हैं। आइए, और आइसोटोप्स क्या होता है, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। अब देखिए आपको ये इसमें ये चीज बताना बहुत जरूरी है कि ये एटम सेम एलिमेंट का होता है। बहुत बार बच्चे सिर्फ ये लिखाते हैं और इसके लिए मार्क्स कट जाता है, तो आप पूरा लिखेंगे एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, जिसमें एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन मास नंबर डिफरेंट है ना। अब देखिए इसका कुछ एग्जांपल हम ले लेते हैं। जैसे एक ले लेते हैं हम H11, H12, H13, ये तीनों हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं, है ना, पढ़ा होगा आपने ये। तो H11 में आप देखिए ये एक बार मैं आपको ये बता देता हूं, कोई भी एलिमेंट है तो उसमें Z ऐसे लिखते हैं, Z नीचे, मतलब ये हमारा एटॉमिक नंबर और ये हमारा मास नंबर, है ना। अब देखिए एटॉमिक नंबर का मतलब क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 1, इसमें भी एटॉमिक नंबर 1, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 1। न्यूट्रॉन कितना है बच्चों, न्यूट्रॉन इसमें है ही नहीं, क्योंकि इसमें देखिए
आप इसमें से Z में से A में से Z माइनस करेंगे, मतलब 1 में से 1 माइनस करेंगे तो न्यूट्रॉन आएगा, न्यूट्रॉन है ही नहीं। इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो जाएगा 1 और इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो जाएगा 2, है ना। अब देखिए हमने क्या कंक्लूड किया, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन सब में सेम है लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सब में डिफरेंट होता है आइसोटोप्स में। आइए आगे बढ़ते हैं। अब ये आइसोटोप्स बच्चों दो तरीके का होता है, एक होता है स्टेबल आइसोटोप और एक होता है अनस्टेबल आइसोटोप। अब इसका मतलब क्या है समझते हैं। स्टेबल आइसोटोप वो होते हैं जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या तो एग्जैक्टली इक्वल है या लगभग लगभग इक्वल है, सेम है ना, वो होता है स्टेबल आइसोटोप्स। ये आपके कन्वीनियंस के लिए मैंने लिख भी दिया है, आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट भी कर सकते हैं ताकि आपका आगे के रेफरेंस के लिए रहे। फिर अनस्टेबल आइसोटोप्स क्या होता है बच्चों, ऐसा कोई आइसोटोप जिसके न्यूक्लियस के अंदर जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन से ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, लगभग 1.5 टाइम्स, 1.5 गुना अगर रहे तो वो हम बोलते हैं कि ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, या फिर जिसको हम अनस्टेबल आइसोटोप भी बोलते हैं। मैं यहां लिख देता हूं आपके लिए, अनस्टेबल आइसोटोप को ही हम बोलते हैं बच्चों रेडियो एक्टिव आइसोटोप, जिसके बारे में ये पूरा चैप्टर है ना। हम अनस्टेबल आइसोटोप किसको बोलते हैं मैंने आपको बता दिया, जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन से बहुत ज्यादा रहता है, और उसी को हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप। ओके, अब इसी के बारे में पूरा चैप्टर पढ़ना है। आइए आगे बढ़ते हैं। जैसे एक दो एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं यहां पे। जैसे यूरेनियम का हम अगर एग्जांपल ले ले, U92-235 या U92-238, तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 92, और न्यूट्रॉन के लिए हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को, तो ये आएगा 143। या फिर इसके केस में प्रोटॉन का नंबर 92 और न्यूट्रॉन का नंबर 146, तो काफी ज्यादा है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन से काफी ज्यादा है। तो ये हमारा एग्जांपल हो गया बच्चों अनस्टेबल आइसोटोप्स का या फिर रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आइसोबार्स क्या होता है। अब देखिए ये अलग अलग एटम्स के एलिमेंट, अलग अलग एलिमेंट्स के एटम हैं जिनमें मास नंबर तो सेम रहता है लेकिन एटॉमिक नंबर ही डिफरेंट रहता है ना। एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिया Na1123 और Mg1223। अब देखिए जनरली आपने Mg1224 देखा होगा, ये मैग्नीशियम का ही आइसोटोप है जिसमें तो ये Mg1223 है हमारा, और इसमें दोनों में देखिए क्या सिमिलर है, मास नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। अब इसमें क्या क्या सेम रहेगा देखते हैं। देखिए प्रोटॉन का नंबर 11, प्रोटॉन का नंबर इसमें 12, न्यूट्रॉन का नंबर इसमें 12 और इसमें न्यूट्रॉन का नंबर 11, है ना। तो ये हो गया बच्चों हमारा आइसोबार्स। तो यहां लिख दिया है मैंने कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स दोनों अलग अलग है लेकिन टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स जब लेते हैं दोनों का सम करके तो दोनों सेम होते हैं, आपको दिख रहा होगा, है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। इसी से रिलेटेड एक टर्म है मिरर आइसोबार्स। देखिए होता क्या है मिरर आइसोबार्स में, क्या होता है बच्चों कि जो ऐसा हमारा आइसोबार जिसमें जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स है न्यूक्लियस के अंदर उनका नंबर इंटरचेंज रहता है। जैसे अभी जो हमने एग्जांपल लिया था वही लेके देखते हैं। ये हमसे पूछा जाता है बहुत फ्रीक्वेंटली कि मिरर आइसोबार क्या और उसका एग्जांपल दो। तो Na1123 और Mg1223, ये देखिए इन दोनों में प्रोटॉन का नंबर 11 12, न्यूट्रॉन का नंबर माइनस करके निकालते हैं 12 और यहाँ पे 11। अब आपको दिख रहा होगा जितना इसमें प्रोटॉन है उतना इसमें न्यूट्रॉन है, जितना इसमें प्रोटॉन है उतना इसमें न्यूट्रॉन है। तो द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स गेट्स इंटरचेंज, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया मिरर आइसोबार्स, क्योंकि मिरर का काम क्या होता है, लेफ्ट को राइट में दिखाता है और राइट को लेफ्ट में, इंटरचेंज हो जाता है ना साइड्स, तो इसीलिए इसका नाम रखा है मिरर आइसोबार्स। तो ये हमारा एग्जाम्पल है बच्चों। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आइसोटोन्स। आइसोटोन्स क्या होता है, ये भी ऑब्वियसली अलग अलग एलिमेंट्स का एटम होता है जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो डिफरेंट है लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम है। अब देखिए जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं हम, Na1123 एंड Mg1224। अब देखिए प्रोटॉन का नंबर 11, इसमें प्रोटॉन का नंबर 12, इसमें न्यूट्रॉन का नंबर माइनस करके निकालेंगे तो 12 और इसमें भी न्यूट्रॉन का नंबर माइनस करके निकालेंगे तो 12। अब देखिए दोनों में क्या हमें दिख रहा है, सिमिलर क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है सेम और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है डिफरेंट। तो इसी को बोलते हैं बच्चों आइसोटोन्स, है ना। ओके अब देखिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमारे पास है पोटेशियम 1939 या फिर कैल्शियम ले सकते हैं, कैल्शियम 2040। तो देखिए इसमें प्रोटॉन का नंबर 19, प्रोटॉन का नंबर 20, इसमें न्यूट्रॉन का नंबर माइनस करके निकालेंगे तो 20 और
न्यूट्रॉन का नंबर इसमें भी माइनस करके निकालेंगे तो 20। तो देखिए न्यूट्रॉन का नंबर सेम लेकिन प्रोटॉन का नंबर डिफरेंट। तो ये है हमारा आइसोटोन्स। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम अपने टॉपिक पे, दैट इज रेडियो एक्टिविटी। और बच्चों जो भी मैंने अभी तक आपको बताया वो बहुत सीरियसली आप देखिएगा और सीखिएगा, क्योंकि ये थियोरेटिकल चैप्टर है, तो इससे ये सारा चीज पॉसिबिलिटी है पूछने का, आइसोटोप्स, आइसोबार्स एंड आइसोटोन्स, ये सारा चीज। अब देखिए रेडियो एक्टिविटी क्या है, पहले इसके बारे में जरा हम समझ लेते कि हुआ आखिर क्या था। देयर वाज अ साइंटिस्ट नेम्ड एज हेनरी बेकरेल, जिन्होंने क्या किया, और ये सारा रैंडम था, ये सारा चीज कुछ सोच समझ के नहीं किया गया था। उन्होंने क्या किया कि एक फोटोग्राफिक फिल्म लिया और उसको ब्लैक कलर के एनवेलप में ऐसे बाइंड करके रख दिया, और उसके ऊपर ऐसे ही एक टुकड़ा, पत्थर जैसा टुकड़ा उठा के रख दिया। अगर उनको पता होता कि ये कितना खतरनाक है तो वो कभी उसको बेयर हैंड से छूते ही नहीं, हाथ ही नहीं लगाते, तो उठा के रख दिया उस पे। और कुछ समय के बाद आने के बाद उन्होंने देखा कि जब अनरैप किया उसको, एनवेलप हटाया, तो देखा कि उतने दूर का जो फोटोग्राफिक फिल्म था वो खराब हो गया था। फोटोग्राफिक फिल्म मतलब जिसपे हम एक्सरे या फोटो वगैरह ऑब्टेन करते, जो आप नेगेटिव पहले देखते होगे कैमरा में जो यूज करते थे, तो वो उतने दूर से खराब हो गया था, डिस्कलर हो गया था। देन ही कंक्लूडेड कि जरूर इस पत्थर में से ऐसा कुछ निकल रहा है जो इस फोटोग्राफिक फिल्म को अफेक्ट करता है। तो उस समय बहुत ज्यादा कुछ नहीं पता था, इसीलिए उन्होंने अपने नाम के बाद ही इसका नाम रख दिया बेकरेल रेडिएशंस, है ना। तो मैं एक बार मैं यहां लिख देता हूं आपके लिए, बेकरेल रेडिएशंस। अब ये बेकरेल रेडिएशंस है क्या भाई, तो इसी के बारे में ये पूरा चैप्टर है जो हमें पढ़ना है। बेकरेल रेडिएशंस क्या होता है, अल्फा, बीटा और गामा रेज, इन्हीं को कंबाइंडली हम क्या बोलते हैं बच्चों, बेकरेल रेडिएशंस, है ना। अब देखिए बाद में पता चला कि ये चीज खतरनाक है, तो उसके बाद से लोग प्रिकॉशन लेते हैं उसके लिए, ऐसे ही कोई जाके उठा नहीं लेता उसे। तो ये हमारा बेकरेल रेडिएशन से अगर पूछा गया तो हम बता सकते हैं अल्फा, बीटा एंड गामा रेडिएशंस, दीज आर बेकरेल रेडिएशंस। मैं फिलहाल ये हटाता हूं बच्चों, ओके। अब देखिए ये जो हमारा रेडियो एक्टिविटी है, इसमें होता क्या है, जैसा अभी हमने डिस्कस किया, वो यूरेनियम का सॉल्ट था, यूरेनियम का छोटा सा टुकड़ा लेके रख दिया था उसके ऊपर, फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर। तो हुआ क्या, बाद में जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट किए गए तो पता चला कि अच्छा इसमें ये 3 चीज हैं, और उनके नेचर के बारे में फिर बाद में पता किया गया नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करके। तो ये रेडियो एक्टिविटी है क्या, इसके लिए डेफिनेशन लिखा हुआ है, लेकिन इस डेफिनेशन में से अगर कोई भी वर्ड छूटा तो मार्क्स नहीं मिलेगा। तो हम पहले उन वर्ड्स का मतलब समझते हैं। रेडियो एक्टिविटी इज अ न्यूक्लियर फेनोमेनन। ऑब्वियसली ये जितना कुछ चल रहा है ये सब कुछ न्यूक्लियस के अंदर ही होने वाला है, न्यूक्लियस से ही सब कुछ बाहर निकलने वाला है। इसीलिए हमने क्या लिखा है कि एक न्यूक्लियर प्रोसेस है, न्यूक्लियर फेनोमेनन है, जिसमें क्या होता है, स्पॉन्टेनियस एमिशन होता है अल्फा और बीटा एंड गामा रेडिएशंस का, है ना, फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ एटम। अब देखिए जैसे यूरेनियम का सॉल्ट है तो वो डिके हो रहा है, डिके होने का मतलब क्या, धीरे धीरे उसमें से मैटर कम होता जा रहा है। कैसे भाई, क्या क्या निकल रहा है उसमें से, अल्फा और बीटा एंड गामा रेडिएशंस। और देखिए आप एक चीज नोट करना, अल्फा और बीटा लिखा है एंड गामा रेडिएशंस लिखा है, इसका बहुत सिग्निफिकेंस है। अगर आप यहां अल्फा कॉमा बीटा एंड गामा लिख दें या अल्फा एंड बीटा एंड गामा लिख दें तो मार्क्स नहीं मिलेगा। अल्फा और बीटा क्यों लिख रहे हैं बच्चों, जरा समझिएगा। जैसे यूरेनियम का यही है हमारा टुकड़ा, इसके एक न्यूक्लियस से एक वक्त पे या तो सिर्फ अल्फा निकलेगा या तो सिर्फ बीटा निकलेगा। अल्फा और बीटा साइमल्टेनियसली एक न्यूक्लियस से कभी नहीं निकल सकते हैं। जैसे मान लेते एक न्यूक्लियस से अल्फा भी निकल रहा है और दूसरे न्यूक्लियस से बीटा निकल रहा है उसी वक्त पे, ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन एक ही वक्त पे एक ही न्यूक्लियस से अल्फा और बीटा दोनों नहीं निकल सकते हैं, सिर्फ अल्फा निकलेगा या सिर्फ बीटा। इसीलिए हमने क्या लिखा, अल्फा और बीटा एंड गामा रेज, क्योंकि अल्फा निकल रहा है तो उसके साथ साथ गामा निकल सकता है, या बीटा निकल रहा है तो उसके साथ साथ गामा निकल सकता है। इसीलिए हमने क्या लिखा, अल्फा और बीटा एंड गामा रेडिएशन, ओके। तो और देखिए ये स्पॉन्टेनियस टर्म हमने क्यों यूज किया है, क्योंकि इसके लिए हमारे पास कोई प्रिंसिपल, कोई लॉ नहीं है जिससे हम जज कर पाए कि कब कौन निकलेगा। ये कभी भी कोई भी निकल सकता है, इसके लिए कोई रूल अभी तक नहीं है हमारे पास। तो स्पॉन्टेनियस है, जब जिसको निकलना है निकल गया, ओके। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा रेडियो एक्टिविटी हो गया। अब अगर हमसे पूछा गया कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या है, तो वही हम सब्सटेंस के बारे में बता देंगे कि ऐसा कोई सब्सटेंस जो धीरे धीरे डिके होता जा रहा है। कैसे,
बाय स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ अल्फा और बीटा एंड गामा रेडिएशन, है ना बच्चों। एक चीज और, हम अल्फा पार्टिकल बोल सकते हैं, बीटा पार्टिकल बोल सकते हैं, लेकिन गामा पार्टिकल कभी नहीं बोल सकते। जैसे अल्फा पार्टिकल है, ढेर सारा स्ट्रीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स है, तो हम उसको अल्फा रे बोल सकते हैं। या स्ट्रीम ऑफ बीटा पार्टिकल्स है, ढेर सारा बीटा पार्टिकल साथ में जा रहा है, तो बीटा रेज बोल सकते हैं। लेकिन गामा पार्टिकल नहीं होता है। गामा इज प्योर एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसलिए आप कभी भी गामा पार्टिकल मत लिखना, हमेशा क्या लिखना, गामा रेज। ओके, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे देखिए, ये कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे जिससे पता चला इनके नेचर के बारे में कि बीटा कैसा है, अल्फा कैसा है। जैसे एक इलेक्ट्रिकल फील्ड हमें दिख रहा है, इलेक्ट्रिकल फील्ड के लिए हमने क्या किया, इधर नेगेटिव टर्मिनल, इधर पॉजिटिव टर्मिनल, जैसा आपको दिख रहा है नेगेटिव पॉजिटिव। तो जो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आया डिफ्लेक्ट होके, उसके बारे में कंक्लूड किया गया, अच्छा ये पॉजिटिवली चार्ज है अल्फा पार्टिकल, ये इसीलिए एक इधर आ रहा है, ये आ रहा है टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल अट्रैक्ट होके, और बीटा पार्टिकल किधर जा रहा है आपको दिख रहा होगा, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। तो इससे कंक्लूड किया गया कि इट मस्ट बी नेगेटिवली चार्ज। बीटा पार्टिकल कैसा है, नेगेटिवली चार्ज है, और अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज है। और कुछ रेज ऐसे निकले जो सीधे चले गए, कहीं डिफ्लेक्ट नहीं हुए, क्योंकि उस पे कोई चार्ज है ही नहीं। जो हमारा गामा रेज है उस पे कोई चार्ज नहीं बच्चों, वो सीधा चला जाएगा, है ना। वैसे ही यहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड दिख रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक मैग्नेट ले लेंगे, इधर नॉर्थ पोल इधर साउथ पोल, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से शुरू होंगे, साउथ की तरफ जाएंगे। तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड अगर ऐसे है डाउनवर्ड या इनवर्ड डायरेक्शन में, तो हमारा डिफ्लेक्शन कुछ हमें ऐसा दिखता है, जिसमें आपको दिख रहा होगा राइट साइड में बीटा गया, लेफ्ट साइड में अल्फा गया। कोई भी चार्ज पार्टिकल किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में या इलेक्ट्रिकल फील्ड में डिफ्लेक्ट करता ही है, क्योंकि कोई चार्ज पार्टिकल अगर मूव कर रहा है तो उसके अगल बगल उसके वजह से भी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है ना। ये सारा चीज मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में बताया था। ओके, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट हमारा ये पॉइंट है जो आपसे पूछा जाता है एग्जाम्स में, कि अगर हम किसी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को हथौड़ा मारने लगे, या हम उसको गर्म कर दे, या प्रेशर बढ़ा दे उस मीडियम में, उस रूम में, तो क्या होगा, रेडियो एक्टिविटी का जो रेट है वो बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। हम चाहे कितना ही फिजिकल चेंज कर दें या केमिकल चेंज कर दें, उसके रेडियो एक्टिविटी के रेट पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सब्सटेंस के रेडियो एक्टिविटी के रेट पे, और ना ही उससे जो रेडिएशंस बाहर आ रहे हैं उनके नेचर में कोई चेंज होगा, है ना। तो इट इज क्वाइट सिंपल। आपसे अगर पूछा गया तो आप ये बता देंगे कि उसके रेडियो एक्टिविटी के रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, एक एक करके अल्फा, बीटा और गामा के बारे में हम सारा चीज डिस्कस करते हैं बच्चों, और मैंने आपके लिए एक कॉलम यहां बना के रखा है जिससे हम एक कंपैरेटिव स्टडी कर लेंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चन एक आना होता ही है कि कंपेयर करो कि आयनाइजेशन पावर किसका कितना है, किससे कितने टाइम्स ज्यादा है, या पेनिट्रेटिंग पावर। तो मैं आपको एक एक करके सारा चीज इसमें बताता हूं, कंपैरेटिव स्टडी करते हैं। जैसे आपको दिख रहा होगा कि यहां अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल है क्या, पहले ये समझते हैं। देखिए, हमारे पास यहां एक हीलियम एटम है, हीलियम एटम में क्या है, 2 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन है न्यूक्लियस के अंदर, और बाहर में आपको 2 इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे होंगे, है ना। अगर नहीं दिख रहे हैं तो मैं आपके लिए थोड़ा इसको ऐसे बड़ा कर देता हूं। अब देखिए, ये इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आपको दिख रहे हैं। अब जरा सोचिए, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, हट जाए इसमें से एक इलेक्ट्रॉन, तो इस पे एक प्लस चार्ज डेवलप हो जाएगा। अगर ये भी इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो इस पे +2 चार्ज डेवलप हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं कि आयन बन गया, पॉजिटिव आयन बन गया। तो बच्चों यही है हमारा हीलियम आयन, हमारा हीलियम पॉजिटिवली डबली आयनाइज्ड हीलियम एटम है हमारा, या फिर हम सिंपली बोल सकते हैं कि हमारा हीलियम आयन है ना। अब देखिए होता क्या है, थोड़ा ये पार्ट हटा देते हैं। जब इसने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए तो इट इज लेफ्ट विथ व्हाट, इसके पास सिर्फ क्या बचा, आपको दिख रहा होगा, सिर्फ इसका न्यूक्लियस। इसीलिए हम इसको डबली आयनाइज्ड हीलियम एटम या फिर सिंपली हीलियम न्यूक्लियाई भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसके पास और कुछ बचा ही नहीं है ना। तो बच्चों इसको हम डिनोट करते हैं, या तो हम अल्फा ऐसे करके लिख सकते हैं, या फिर आपको बहुत सारे जगह ऐसे भी लिखा मिलेगा He24, है ना, या फिर आपको ऐसा भी लिखा मिलेगा He2+, मतलब डबली आयनाइज्ड हीलियम एटम। ओके, अब देखिए एक एक करके इन सब के बारे में जानते हैं। बीटा पार्टिकल क्या है बच्चों, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होता है ना। बीटा पार्टिकल कहां से आ रहा है, न्यूक्लियस के अंदर से आ रहा है। अब डिफरेंस क्या है नॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स में और बीटा पार्टिकल्स में, आगे इसी वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। ये क्या, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, तो इसको या तो हम बीटा का सिंबल देके -10 ऐसे भी डिनोट करते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन का सिंबल E देके -10 भी लिख सकते हैं। आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन पे -1 चार्ज रहता है और मास उसका नेग्लिजिबल रहता है, इसलिए 0 लिख के चलते हैं, या फिर ऐसे लिख सकते हैं। और गामा रेज क्या है बच्चों,
प्योर एनर्जी है, इसमें ना मास होता है ना चार्ज होता है, कुछ नहीं होता है, सिर्फ एनर्जी होता है। अब देखिए एक एक करके तीनों के मास के बारे में देख लेते हैं। मास क्या है इसका? 4 टाइम्स द मास ऑफ अ प्रोटॉन। क्यों भाई? क्योंकि इसमें है क्या, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है। एज आई टोल्ड यू कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास लगभग सेम रहता है, तो हम इसको बोल सकते हैं ना कि 2 न्यूट्रॉन के जगह हम 2 प्रोटॉन का ही मास ले लें, तो होगा कितना, 4 प्रोटॉन के मास के इक्विवेलेंट होगा। तो आप ये निकाल भी सकते हैं वैल्यू, अगर याद रहा तो अच्छी बात है, नहीं तो आप ये मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं कि 6.68 इंटू 10 टू द पावर -27 kg, है ना। आप ये कर दे सकते हैं मल्टीप्लाई करके, क्योंकि प्रोटॉन का तो मास पता है हमें, है ना, 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। ओके, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब इसका मास देखिए, इसका मास वही है बच्चों। एक चीज यहां पे और, इसको हम ऐसे लिखते हैं रेस्ट मास। रेस्ट मास क्यों भाई? क्योंकि अगर कोई बीटा पार्टिकल रेस्ट पे हुआ तभी उसका मास इतना होगा। क्योंकि आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में कि अगर कोई बॉडी लगभग लाइट के स्पीड से ट्रैवल करने लगे 10 टू द पावर 6 या 10 टू द पावर 7 मीटर पर सेकंड के भी स्पीड से, तो उसका मास भी चेंज होने लगता है। एंड ऑब्वियसली इसका स्पीड 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड है। लाइट के स्पीड से कम ही रहेगा हमेशा, लेकिन इसका ऑर्डर क्या है, 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड, काफी ज्यादा है, तो इसका मास भी चेंज हो सकता है। इसलिए लिखना क्या जरूरी है, रेस्ट मास इसका कितना है, इतना है। अब आइए गामा रेस पे, मास तो है ही नहीं, इस पे चार्ज भी नहीं है। अब इसके स्पीड पे आते हैं। स्पीड कितना होगा बच्चों? स्पीड होता है इसका 10 टू द पावर 7 मीटर पर सेकंड। इन तीनों में कंपेयर किया जाए तो सबसे कम स्पीड इसी का है काफी ज्यादा स्पीड, लेकिन इन तीनों में कंपेयर करेंगे तो कम है। फिर इसके स्पीड पे आ जाइए, 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड है, लेकिन लाइट के स्पीड से हमेशा कम ही होता है, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं। अब इसके स्पीड पे आ जाइए, ये तो खुद ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो इसका स्पीड वही है, लाइट जितना ही। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। आयनाइजेशन पावर क्या होता है, पेनिट्रेटिंग पावर क्या होता है, ये समझते बच्चों। एक चीज और, इसका चार्ज के बारे में आप कर सकते हैं। अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कितना होगा, 2+ चार्ज है। इसका मतलब क्या कि एक प्रोटॉन पे, जैसा आपको दिख रहा होगा, इसमें बचा क्या, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। तो एक न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज है नहीं, तो बचा 2 प्रोटॉन। तो एक प्रोटॉन का हमें चार्ज पता है, तो 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट विल +3.2 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। वैसे ही इस पे चार्ज कितना होगा, इस पे वही होगा जो एक इलेक्ट्रॉन पे होता है, -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। आयनाइजेशन पावर से पहले हम आयनाइजेशन का मतलब समझते हैं बच्चों। होता क्या है कि जब ये हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल्स जो है, अल्फा हो बीटा हो ये सब, तो ये जाते वक्त क्या करते हैं कि रास्ते में इसको जो भी, जैसे जो हमारा गैसियस मीडियम है, तो रास्ते में इसको जो भी एटम्स मिलेंगे ये सबसे कोलाइड करते चलेगा और सबके बाहर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट शेल में, सबको नॉकआउट करता चलेगा। एज अ रिजल्ट जिसका जिसका इलेक्ट्रॉन से नॉकआउट करते जा रहा है, सब आयनाइज होते जा रहे हैं। यही होता है आयनाइजेशन, है ना। तो देखिए आयनाइजेशन पावर इसका जो है, और बच्चों ये सारा चीज जो मैं लिखते जा रहा हूं ना, आप ये नोट कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा चीज मैं हटा दूंगा इसमें से ताकि आपको थोड़ा क्लियरली दिखे, है ना। ये तो रहने देते हैं, ये पार्ट मैं हटा देता हूं सिर्फ। अब देखिए आयनाइजेशन पावर जो इसका है, ये होता है मैक्सिमम, सबसे ज्यादा होता है, और इसका इसके कंपैरिजन में कम होता है, लेस होता है आयनाइजेशन पावर, और सबसे कम होता है गामा का, लीस्ट, है ना। तो इसका आयनाइजेशन पावर सबसे ज्यादा। अब देखिए आपको बोला जाता है कंपैरिजन करने के लिए कि अल्फा का, बीटा का, गामा का, इन सब का आयनाइजेशन पावर कंपेयर करके बताओ, या पेनिट्रेटिंग पावर कंपेयर करके बताओ। तो मैं आपको एकदम सिंपल सा तरीका बताता हूं जिससे आप हमेशा सही ही करेंगे, कभी कोई चीज छूटेगा नहीं। तो आइए एक बार पहले मैं ये सारा चीज जरा हटा दूं, ये सब थोड़ा हटाते हैं, और यहां पे मैं आपको ये बना के दिखाता हूं, ये भी हटा देते हैं। देखिए जैसे हमसे बोला गया कि आयनाइजेशन पावर कंपेयर करना अल्फा बीटा गामा का, तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आपने कभी किसी को ये बोलते हुए नहीं सुना गामा अल्फा बीटा या गामा बीटा अल्फा, आपने हमेशा किसी को बोलते सुना होगा तो अल्फा बीटा गामा ही बोलते सुना होगा। तो आप बस वो सीरीज ध्यान में रखिए, जो कि याद करने का भी जरूरत नहीं है, आपको पता है अल्फा बीटा गामा। एज आई टोल्ड यू, सबसे ज्यादा आयनाइजेशन पावर किसका है, अल्फा का, उससे कम बीटा का, और सबसे कम गामा का। अब अगर आपको कंपेयर करने बोला गया कि अल्फा का कंपैरिजन करना है आयनाइजेशन पावर का बीटा के रिस्पेक्ट में, तो अब देखिए ऑब्वियसली ये ज्यादा है। और एक चीज इसमें हम लकी हैं कि जो जस्ट बगल वाला है ना, एडजेसेंट वाला, तो उससे कंपैरिजन जब भी हम करेंगे तो 10 टू द पावर 2 या 10 टू द पावर -2। और अगर गैप के बाद वाले से, जैसे अल्फा को अगर गामा से कंपेयर करना है, तो गैप के बाद है ना अल्फा और गामा, तो इसमें 10 टू द पावर 4 या 10 टू द पावर -4 रहेगा, कभी 3, 5, 7 ये सब आएगा ही नहीं, है ना। ये चीज अच्छा है। अब देखिए
अल्फा को बीटा से कंपेयर करना, तो आपको दिख रहा है कि अल्फा को तो ज्यादा है बीटा से, तो बीटा के आयनाइजेशन पावर का 100 टाइम्स होता है अल्फा का, मतलब 10 टू द पावर 2 टाइम्स। ओके, अब आ गया बारी गामा का, तो ये तो गैप के बाद है, तो यहां क्या आएगा 10 टू द पावर 4 या -4, तो ऑब्वियसली ज्यादा है ना, गामा का सबसे कम और अल्फा का सबसे ज्यादा, तो गामा का हम 10,000 टाइम्स करते हैं, मतलब 10 टू द पावर 4 करते हैं, तब ये किसके जितना आएगा, अल्फा जितना आएगा, है ना। ये बिल्कुल आसान सा कॉन्सेप्ट है बच्चों, है ना। आपको सिर्फ ये सीरीज ध्यान रखना है जो कि पहले से पता है आपको। अब ये तो इसका कंपैरिजन हो गया, अब इस पे आ जाते हैं, ये सारा चीज भी मैं थोड़ा हटा देता हूं। अब देखिए इसमें अगर हम कंपेयर करें तो फिर से हम लिख लेते हैं, या फिर यहां लिखा ही हुआ हम डायरेक्टली कंपेयर कर लेते हैं। बीटा का कंपैरिजन करना है अल्फा से और बीटा का करना है गामा से। अब देखिए बीटा का गामा से तो ज्यादा है, तो जस्ट एडजेसेंट है, तो यहां 2 या -2 ऐसे ही आएगा, तो बीटा का ज्यादा है गामा से, तो गामा के कंपैरिजन में इसका कितना होगा 100 टाइम्स, मतलब 10 टू द पावर 2 टाइम्स। लेकिन अल्फा से तो कम है बीटा का, तो बीटा का अल्फा के कंपैरिजन में कितना 1/100 टाइम्स, मतलब 10 टू द पावर -2, है ना। इट इज क्वाइट सिंपल। अब आ जाइए इधर, अब गामा का कंपेयर करना है बीटा से और गामा का कंपेयर करना है अल्फा से। तो देखिए गामा का तो सबसे कम है, उससे ज्यादा है बीटा का, तो अगर बीटा से कंपेयर किया तो 10 टू द पावर -2 टाइम्स, है ना, मतलब 1/100। और अगर अल्फा से कंपेयर किया गामा का, तो ये तो अल्फा के कंपैरिजन में तो और छोटा होगा, मतलब 10 टू द पावर -4, मतलब 1/10,000 टाइम्स, है ना। तो ये चीज मैंने आपको बता दिया, ये काफी सिंपल चीज है जिससे आपको मार्क्स मिल जाएंगे आसानी से। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो आयनाइजेशन पावर में हुआ है ना, उसका जस्ट उल्टा होगा पेनिट्रेटिंग पावर में। क्यों भाई? क्योंकि ये जितनी बार आयनाइज कब करता है, जब टकराएगा किसी एटम से, तो जितनी बार टकराएगा कोलाइड करेगा उतनी बार एनर्जी का लॉस होता जाएगा। एज अ रिजल्ट ये सबसे ज्यादा आयनाइज करता है, तो सबसे ज्यादा इसका एनर्जी लॉस होता है, बहुत जल्दी रैपिडली होता है, जिसके वजह से इसके पास एनर्जी बचता ही नहीं और ये बहुत ज्यादा दूर तक ट्रेवल नहीं कर पाता है किसी मीडियम में। तो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा बच्चों। मैं यहाँ पे ये सारा चीज हटाता हूं, वापस करते हैं पेनिट्रेटिंग पावर का। तो पेनिट्रेटिंग पावर में सारा चीज उल्टा हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, यहां करते हैं जस्ट उल्टा हो जाएगा। सबसे कम पेनिट्रेटिंग पावर हो गया अल्फा का, क्योंकि इसका आयनाइजेशन पावर सबसे ज्यादा था, और फिर उससे ज्यादा बीटा का और सबसे ज्यादा गामा का, क्योंकि उसका आयनाइजेशन पावर गामा का सबसे कम था, इसलिए पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज्यादा। अब देखिए यहां पे कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं पेनिट्रेटिंग पावर। तो अल्फा का अगर बीटा से कंपेयर किया तो आपको दिख रहा है कि बीटा का तो ज्यादा है, अल्फा का कम है, तो ये हो जाएगा इसका 10 टू द पावर -2 टाइम्स, क्योंकि जस्ट बगल वाला एडजेसेंट वाला है। यही अगर हम अल्फा का कंपैरिजन करें गामा से, तो गामा का सबसे ज्यादा और अल्फा का सबसे कम पेनिट्रेटिंग पावर, जिसके वजह से क्या होगा, ये हो जाएगा 10 टू द पावर -4 टाइम्स। ओके, अब आइए नेक्स्ट, बीटा का कंपैरिजन करना है अल्फा से और बीटा का कंपैरिजन करना है गामा से पेनिट्रेटिंग पावर का। तो बीटा का कम है गामा से, तो गामा का कितना टाइम्स 10 टू द पावर, कम होगा तो -2 या -4, ज्यादा होगा जैसे अल्फा से ज्यादा है तो 10 टू द पावर 2 टाइम्स हो गया अल्फा का। फिर आ जाइए इस पे, तो गामा का कंपेयर करना है बीटा से और गामा का कंपेयर करना है अल्फा से। तो सबसे ज्यादा इसका है गामा का, उससे कम बीटा का, तो बीटा का अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो 100 टाइम्स होगा, बीटा का 100 टाइम्स हो जाएगा, गामा का ज्यादा है इसलिए। और अल्फा से कंपेयर करें तो ये तो गैप के बाद आ रहा है, तो कितना आएगा 10 टू द पावर 4 आएगा, क्योंकि अल्फा का सबसे कम होता है और गामा का सबसे ज्यादा। अब देखिए बच्चों, ये मैक्सिमम टाइम्स हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड्स में या स्कूल एग्जाम्स में पूछा गया है, और इसमें बच्चे कंफ्यूज होकर कहीं -2 के जगह -4 लिखाते हैं या 2 के जगह -2 लिखाते हैं। तो आई होप अब आप इसमें कोई गलती नहीं करेंगे, कंफ्यूजन नहीं होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज क्या है कि ये डिफ्लेक्ट तो होता है इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक फील्ड में, लेकिन कम डिफ्लेक्ट होता है। ये लिखा हुआ है, क्यों कम डिफ्लेक्ट होता है, इसका आपसे रीजन पूछा जाता है, क्योंकि ये भारी है, इनर्शिया ज्यादा, आपको पता है इनर्शिया के बारे में, जो चीज जितना भारी रहेगा वो उतने ही देर तक अपना जो स्टेट ऑफ मोशन या रेस्ट है उसको मेंटेन करना चाहता है। तो ये सबसे भारी है इन तीनों में, अल्फा बीटा गामा में। अभी आपको इसका मास बताया मैंने, 4 टाइम्स द मास ऑफ अ प्रोटॉन, और ये इसका मास हमारा बहुत कम है, ये तो इलेक्ट्रॉन का, और गामा में तो है ही नहीं, तो इसीलिए इसमें इनर्शिया ज्यादा है, ये सबसे कम डिफ्लेक्ट होता है, अपने रास्ते से सबसे कम हटता है। फिर आ जाइए इस पे, तो ये सबसे ज्यादा डिफ्लेक्ट होता है क्योंकि ये हल्का है, इसमें इनर्शिया कम है, इसलिए ज्यादा डिफ्लेक्ट हुआ, और ये तो डिफ्लेक्ट करेगा ही नहीं क्योंकि इसमें तो चार्ज है ही नहीं। आइए नेक्स्ट क्या है, ये चीज थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं मैं। ये क्या करता है बच्चों, देखिए, कॉजेज लीस्ट बायोलॉजिकल डैमेज, क्योंकि इसका पेनिट्रेटिंग पावर सबसे कम है, इसलिए ये ह्यूमन बॉडी से भी
पेनिट्रेट नहीं कर सकता आसानी से। इनफैक्ट जो ह्यूमन स्किन है वही इसको रोक देता है ना। ये एयर में भी लगभग 3 से लेके 8 सेंटीमीटर तक ट्रैवल कर सकता है, उसके बाद इसका एग्जिस्टेंस खत्म। पेनिट्रेटिंग पावर इसका सबसे कम है इसलिए, ओके, इसलिए कम बायोलॉजिकल डैमेज कॉज करता है। आइए आगे बढ़ते हैं। फिर आ गया हमारा बीटा। तो बीटा का पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा है इसीलिए, और ये एयर में हमारा लगभग चल सकता है, अच्छा खासा डिस्टेंस ट्रैवल कर सकता है ना, लगभग 5 मीटर तक डिस्टेंस ये ट्रैवल कर सकता है, और ह्यूमन बॉडी के स्किन से भी से हमारा पेनिट्रेट करके जा सकता है ना। तो ये ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर है, इसीलिए इसका में बायोलॉजिकल डैमेज भी ज्यादा है। आइए अब इस पे आ जाइए। ये हमारा सबसे ज्यादा डैमेज कॉज करता है, क्योंकि ये एयर में लगभग 500 मीटर तक ट्रैवल कर सकता है। अगर इसको रोकना है तो हमें 30 सेंटीमीटर थिक स्टील या फिर लेड का वॉल्स लेना पड़ता है, तभी इसको हम रोक सकते हैं। तो ये ह्यूमन बॉडी को, फ्लैश को पास करते हुए आसानी से जा सकता है। तो ये सबसे ज्यादा डैमेज कॉज करता है, सिर्फ ह्यूमन के लिए नहीं, हर एक ऑर्गेनिज्म को, जो भी है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उन सबको ये डैमेज करता है, हार्म करता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है कि इसका यूज हम कहां पे करते हैं। जैसे हमसे पूछा जाता है कि अल्फा का यूज कहां कर सकते हैं, ट्रांसम्यूटेशन में कर सकते हैं बच्चों, या अलग से हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्रांसम्यूटेशन होता क्या है। तो हम करते क्या है कि किसी भी एक एलिमेंट के न्यूक्लियस को अगर हम अल्फा पार्टिकल से बॉम्बार्ड करवाएं, मतलब स्ट्राइक करवाएं, तो वो किसी दूसरे ही एलिमेंट में चेंज हो जाता है, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसम्यूटेशन। अब हमसे पूछा जाता है कि इसी को क्यों यूज किया, बीटा को क्यों नहीं, अल्फा गामा को क्यों नहीं यूज किया, क्योंकि इसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, मोमेंटम ज्यादा है, क्योंकि ये हेवियर है। तो हम रीजन में यही बताएंगे। दूसरा चीज, बीटा का यूज कहां पे, अगर हम बीटा पार्टिकल्स जो मूव करता हुआ आ रहा है उसको अगर किसी हैवी मेटल से रोकें जिसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होना चाहिए, ये ध्यान रखना पड़ेगा, तो हमें क्या मिलता है, एक्स रेज मिल जाता है। अब इसमें मेल्टिंग पॉइंट हाई रहने का जरूरत क्या था, क्योंकि बार बार जो बीटा पार्टिकल इसको स्ट्राइक करता जाएगा तो ऑब्वियसली इस मेटल का भी टेम्परेचर बढ़ेगा, और अगर मेल्टिंग पॉइंट कम रहा तो यही मेल्ट कर जाएगा, है ना। तो इसीलिए, और इसका एग्जाम्पल आपसे पूछा जाता तो आप टंगस्टन बता सकते हैं। इसका यूज, गामा का यूज कहां करते हैं, मैं एक बार जरा यहां लिख दूं, कंफ्यूजन ना रहे, अल्फा, बीटा एंड गामा। गामा का यूज करते हैं बच्चों हम ट्रीटमेंट करने के लिए, कैंसर सेल्स को किल करने के लिए गामा का यूज करते हैं। अब ये गामा मिलता कहां से है, इसके लिए हम रेडियो आइसोटोप्स लेते हैं जो कि वीक रेडियो एक्टिविटी एग्जिबिट करते हैं। यूरेनियम यूज नहीं कर सकते हम, या पोलोनियम या थोरियम, हम कोई ऐसा वीक रेडियो एक्टिव आइसोटोप लेते हैं जिससे जो हमारा रेडिएशन निकल रहा है वो ह्यूमन बीइंग के लिए हार्मफुल नहीं हो, या कम से कम हार्मफुल हो, है ना। कोबाल्ट का यूज करते हैं हम जनरली इस काम के लिए। अब आइए आगे बढ़ते हैं। इसका जो हमारा बीटा रेज है और कैथोड रेज है, पूछा जाता है इसमें सिमिलैरिटी क्या है या डिफरेंस क्या है। तो देखिए, कैथोड रेज के बारे में आपको पता होगा कि कैथोड रेज क्या है, स्ट्रीम ऑफ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, और बीटा भी तो वही है, बीटा रेज क्या है, स्ट्रीम ऑफ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन दोनों के सोर्स में डिफरेंस है। बीटा रेज ऑब्वियसली न्यूक्लियस से बाहर निकलता है, बीटा पार्टिकल्स न्यूक्लियस से बाहर निकलता है, और कैथोड रेज कैसे मिलता है हमें, जो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं उनसे हमें मिलता है कैथोड रेज। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। गामा और एक्स रे, इनके बीच में सिमिलैरिटी या डिफरेंस पूछा जाता है। तो गामा रेज और एक्स रेज दोनों तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही हैं, है ना। आपने अगर स्पेक्ट्रम चैप्टर पढ़ा होगा तो जो हमारा इनविजिबल स्पेक्ट्रम रहता था उसमें ये दोनों चीज तो रहते थे, सनलाइट से जो हमें मिलता है ये सारा चीज, लेकिन ये दोनों है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही, लेकिन डिफरेंस कहां है इनके सोर्स में। गामा रेज कहां से मिलता है, न्यूक्लियस के अंदर से मिल सकता है, और एक्स रेज कैसे मिलता है अभी हमने देखा है ना। होता क्या है कि जो इनर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें ट्रांजिशन होने लगता है, जिसके वजह से हमें एक्स रेज मिलता है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज है इसमें, तो स्मार्ट वर्क ये हम कर सकते हैं। अगर हमसे प्रॉपर्टीज पूछा गया इन सब का, तो 2 प्रॉपर्टीज तो तीनों में है। पहला कि एक फ्लोरेसेंस कॉज करता है व्हेन इट स्ट्राइक्स अ फ्लोरेसेंट मटेरियल, जैसे कि जिंक सल्फाइड का अगर हमारे पास स्क्रीन है उस पे अगर अल्फा, बीटा या गामा तीनों में से कोई भी स्ट्राइक करे तो ये फ्लोरेसेंस कॉज करता है, चमकने लगता है ना। दूसरा कॉमन प्रॉपर्टी क्या है कि ये तीनों के तीनों फोटोग्राफिक फिल्म को अफेक्ट करते हैं, है ना। ये तीनों के लिए कॉमन प्रॉपर्टी है। अब ये सारा चीज जानने के बाद बच्चों अब हम आते हैं नेक्स्ट पे कि अल्फा, बीटा और गामा का जो एमिशन हो रहा है तो उसके न्यूक्लियस में कैसा जो चेंजेस आएगा, जो भी एलिमेंट इसको एमिट कर रहा है उसके न्यूक्लियस में क्या चेंजेस आएगा, एक एक करके देखते हैं। जैसे सबसे पहला चीज है हमारा अल्फा के एमिशन से क्या होगा। तो अल्फा के लिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं। अब जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एलिमेंट है एक्स जेड ए, इसने क्या एमिट किया, अल्फा एमिट किया। अल्फा एमिट किया मतलब अल्फा इसमें से निकल गया, इसने लूज कर दिया अल्फा। तो अब देखिए आपको वही चीज करना जो आप केमिस्ट्री में करते हैं, बैलेंसिंग का।
जैसे Z है, Z में से 2 निकल गया तो क्या बचेगा, Z माइनस 2। वैसे ही A है, A में से 4 निकल गया तो क्या बचेगा, A माइनस 4। मतलब जो भी नया एलिमेंट हमें मिलने वाला है, मान लेते हैं Y, तो इसका एटॉमिक नंबर 2 से कम हो गया और मास नंबर 4 से कम हो गया, है ना। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे यूरेनियम है, तो यूरेनियम 92 238, इसने क्या एमिट कर दिया, अल्फा पार्टिकल एमिट कर दिया। तो देखिए क्या बचेगा, 90 और 234, तो ये होता है बच्चों थोरियम। तो आपको ये थोड़ा आप याद कर लेना, क्योंकि इसमें ना जो एग्जांपल्स है वो बहुत लिमिटेड है, हर एक में 1-2 ही एग्जांपल्स मिलेंगे, तो आपको याद कर लेना, क्योंकि ये सारा चीज फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जाता है कि यहाँ क्या मिलेगा हमें। ओके, चलिए अब एक क्वेश्चन इसमें और आपसे ये पूछा जा सकता है कि अगर किसी एलिमेंट ने अल्फा पार्टिकल एमिट कर दिया तो जो नया एलिमेंट मिलेगा उसका पीरियडिक टेबल में प्लेस कैसा होगा, कैसे शिफ्ट होगा। तो 2 प्लेस लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर एटॉमिक नंबर कम होता है तो लेफ्ट आएगा, एटॉमिक नंबर बढ़ गया तो राइट जाएगा पीरियडिक टेबल में। तो देखिए ये जो नया एलिमेंट मिला है इसका एटॉमिक नंबर 2 से कम हो गया, तो ये 2 प्लेसेस लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा पीरियडिक टेबल में, है ना। ओके, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बीटा एमिशन। अब पहले ये समझ लेते हैं कि बीटा एमिशन होगा कब, क्योंकि हमें ये पता है कि ये न्यूक्लियस के अंदर से निकल रहा है, सर बोल रहे हैं, और न्यूक्लियस के अंदर तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, नेगेटिव चार्ज जैसा तो कुछ है ही नहीं, तो फिर आखिर ये बीटा जो नेगेटिवली चार्ज है ये आ कैसे रहा है। तो समझते हैं पहले, जब भी कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो अनस्टेबल है, जिसका न्यूक्लियस वो स्टेबल होना चाहता है, तो एज आई टोल्ड यू कि न्यूट्रॉन बहुत ज्यादा है प्रोटॉन से, तो धीरे धीरे न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज होने लगते हैं, तो न्यूट्रॉन का नंबर कम होता जाएगा और प्रोटॉन का नंबर बढ़ते जाएगा। तो लास्टली एक ऐसा स्टेज आता है जहां लगभग दोनों का नंबर सेम हो जाता है, लेकिन ये बहुत लंबा प्रोसेस है ना, इसमें सेवरल थाउजेंड या लाख ईयर्स भी लग सकते हैं। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। न्यूट्रॉन को चेंज होना है किसमें, प्रोटॉन में। तो हमें पता है कि प्रोटॉन पे तो चार्ज होता है +1, इस पे तो चार्ज है ही नहीं, 0, मास इसका भी 1 और इसका भी 1, तो अब ये बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करने के लिए हमें पता है यहां +1 इधर 0, तो मतलब कुछ ऐसा चाहिए जिसपे चार्ज क्या हो, -1, और मास क्या हो, 0, तभी तो 1 + 0 1 होगा और +1 और -1 मिलके 0 होगा। तो यही है बच्चों हमारा बीटा पार्टिकल, है ना। तो इससे हमने कंक्लूड किया कि बीटा पार्टिकल कब मिलता है, न्यूक्लियस से बाहर कब आता है, जब एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन में चेंज होता है तब। एक चीज इसमें आपको और मार्क करना होता है जिसको हम बोलते हैं एंटी न्यूट्रिनो। अब देखिए इसका सिग्निफिकेंस सिर्फ इतना है कि दोनों तरफ नंबर या तो ऑड रहना चाहिए था रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, या फिर इवन रहना चाहिए था, इसीलिए हमने इसको ऐड कर दिया। इसमें ना मास है ना चार्ज है। ओके, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं हम। अब देखिए इससे आपने एक चीज कंक्लूड कर लिया कि बीटा पार्टिकल का एमिशन अगर हुआ, जैसे मान लेते हैं XZA, अगर इसने बीटा पार्टिकल एमिट कर दिया तो आप बैलेंस करके भी ये काम कर सकते हैं कि जो एलिमेंट मिलेगा, मान लेते हैं Y, तो उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा। देखिए Z में से कितना निकला, -1 निकल गया, मतलब Z में से क्या माइनस करेंगे, -1, तो ये क्या हो जाएगा Z+1, तो यहां आ जाएगा Z+1। लाइकवाइज इसमें से A में से कितना निकल गया, 0, तो यहां क्या बचेगा, A ही बचेगा। तो इससे हमने कंक्लूड किया कि जब भी कोई एलिमेंट, न्यूक्लियस किसी एलिमेंट का बीटा पार्टिकल एमिट करता है, तो जो नया एलिमेंट मिला उसका एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ गया। या बैलेंसिंग से भी समझ सकते हैं या यहां से भी समझ सकते हैं कि बीटा पार्टिकल मिला कब, जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज हो गया, तो प्रोटॉन का नंबर बढ़ गया 1 से, मतलब एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ गया। हाँ, मगर मास नंबर सेम रहेगा। कैसे, जरा एग्जांपल लेके समझते हैं। मान लीजिए 8 न्यूट्रॉन और 3 प्रोटॉन, तो एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज हो गया, तो प्रोटॉन हो गया 4 और न्यूट्रॉन हो गया 7। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स तो पहले भी 11 था, अभी भी 11, मतलब न्यूक्लियॉन्स के नंबर में कोई चेंज नहीं आया, इसलिए मास नंबर में कोई चेंज नहीं रहता। जैसे देखिए A है ना, आप ऐसे भी समझ सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं हम छोटा सा। जैसे हमारे पास है कार्बन का एक, हम ले लेते हैं न्यूक्लियस C614। अब ये अगर बीटा पार्टिकल एमिट करेगा तो आपको पता है 6 है तो यहाँ क्या होना चाहिए 7, और ये 14 तो इधर भी 14, तो दैट इज नाइट्रोजन। छोटे छोटे एग्जांपल्स हैं, ये तो आपको पता ही होगा, आप लिख भी सकते खुद से भी, है ना। अब देखिए, अब इसमें अगर वो क्वेश्चन पूछा गया कि अल्फा पार्ट, ये अगर बीटा पार्टिकल एमिट करता है कोई एलिमेंट, तो नया एलिमेंट कैसे शिफ्ट होगा, बढ़ रहा है 1 से, तो ये किधर आएगा, 2 प्लेसेस राइट आ जाएगा, सॉरी ये आ जाएगा 1 प्लेस राइट, सॉरी ये 1 प्लेस राइट आ जाएगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर इसका 1 से बढ़ गया, आपको दिख रहा है 1 से बढ़ गया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है गामा। तो गामा रेज के एमिशन से कोई नया एलिमेंट नहीं मिलता है। गामा रेज से सिर्फ क्या होगा, देखिए जैसे मान लेते हैं ये कोई
न्यूक्लियस है। अब बच्चों यहाँ पे स्टार बना हुआ आपको मिलता है। स्टार का मतलब कि इसमें एक्सेस ऑफ एनर्जी है, तो हम बोलते हैं कि एक्साइटेड स्टेट में है। एक्साइटेड स्टेट का मतलब कि इसमें एनर्जी बहुत ज्यादा है। तो एनर्जी कम कैसे होगा? गामा एमिट करके। तो गामा रेज एमिट कर दिया, और गामा रेज एमिट करने से क्या निकला? सिर्फ एनर्जी निकला। तो अभी भी हमारा एलिमेंट वही रहेगा, लेकिन यहाँ स्टार नहीं बना रहे, मतलब अब ये आ गया है ग्राउंड स्टेट में, है ना। तो ये हो गया हमारा, अब इसमें एक्सेस ऑफ एनर्जी नहीं। ये तीनों चेंजेस हो गए बच्चों। अब आइए आगे बढ़ते हैं। आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो ये मैंने आपके लिए रखा है ताकि आप ये टैकल कर सके ऐसा भी क्वेश्चंस। जैसे पहला दिख रहा है हमें यूरेनियम इथोरियम, ये तो अभी मैंने आपको करके दिखाया। थोरियम निकल गया, तो आपको पता है कि यहाँ क्या करना है। यहाँ पे देखिए बैलेंस कर 92 90, तो यहाँ क्या होना चाहिए 2, 238 234, तो यहाँ क्या होना चाहिए 4। तो ऑब्वियसली ये क्या है हमारा अल्फा पार्टिकल, तो आप यहाँ He24 या अल्फा 24 लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है देखिए, ये हमारे पास एक एलिमेंट है P जिसका नाम दिया हुआ है, Z और A इसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर है। इसने अल्फा पार्टिकल एमिट कर दिया, तो हम अपने कन्वीनियंस के लिए क्या कर सकते हैं, देखिए PZA, इसमें से निकला क्या अल्फा, तो अल्फा मतलब अल्फा 24 अपने कन्वीनियंस के लिए हम लिख सकते हैं। तो अल्फा 24 निकल गया, तो जो Q मिलेगा, Q में देखिए क्या होगा, Z में से 2 निकल गया तो Z-2, A में से 4 निकल गया तो A-4। फिर बीटा, ये बीटा एमिट करता है, तो बीटा मतलब क्या -10। तो आपको पता है बीटा पार्टिकल निकला तो एटॉमिक नंबर तो 1 से बढ़ जाएगा, मतलब Z-2 में एक ऐड कर देंगे, 1 से बढ़ना है तो Z-1 ही रह जाएगा, और एटॉमिक नंबर तो सेम रह जाएगा, दैट इज A-4। तो ये हमारा R। फिर देखिए फिर से बीटा पार्टिकल एमिट किया है, तो फिर से बीटा एमिट किया, तो आपको पता है कि बीटा एमिट करेगा तो एटॉमिक नंबर फिर से 1 से बढ़ जाएगा। तो Z-1 में अगर हम 1 ऐड कर दें तो ये क्या बन जाएगा Z। तो यहां पे मैं लिख देता हूं बच्चों, शायद ऊपर दिखे नहीं, Z और एटॉमिक मास नंबर तो सेम रह जाता है, A-4 में से 0 निकला तो A-4 ही रह जाएगा, दैट इज आर S, है ना। यही चीज आपको मार्क करना था यहाँ पे, तो ये आ गया हमारा S का। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा XZA है, इसमें से अल्फा निकला फिर से, और ये बीटा फिर से गामा है, और फिर ट्वाइस बीटा। ये मैं आपको बता देता हूं, लास्ट वाला मैं आपके लिए छोड़ूंगा प्रैक्टिस के लिए, है ना। तो ये देखिए ये क्या है XZA, यहां करते हैं थोड़ा जगह ज्यादा मिलेगा। XZA है, इसमें से क्या निकला अल्फा, तो आपको पता है अल्फा 2 4 निकला। अब इसमें मिलेगा क्या हमें, यहां मिलेगा Z-2, यहां मिलेगा A-4, दैट इज इसका नाम अच्छा दिया है X1। फिर इसने एमिट किया गामा। अब देखिए आपको पता है गामा एमिशन से तो कोई नया एलिमेंट मिलेगा नहीं, तो ये Z-2 का Z-2 ही रह जाएगा और A-4 ही रह जाएगा। ये हमारा X2। फिर इसने क्या एमिट किया, 2 बीटा पार्टिकल्स एमिट किया। अब देखिए आपको पता है कि एक बीटा पार्टिकल के एमिशन से क्या होता है, एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ता है, तो 2 के एमिशन से 2 से बढ़ जाएगा। तो Z-2 में 2 ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा Z, और फिर ये तो मास नंबर तो सेम ही रह जाता, तो A-4 ही रह गया। ये हो गया हमारा, है ना। अब देखिए बच्चों ये लास्ट वाला मैं आपके असाइनमेंट के तौर पे छोड़ के जा रहा हूं, ये आप करेंगे। अगर दिक्कत आए तो मुझे बताना, मैं इसको बता दूंगा आपको। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, यूजेस ऑफ रेडियो एक्टिविटी क्या होता है। तो कुछ ऐसे यूजेस हैं जो आपसे डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं, जैसे मेडिकल पर्पस में हम इसका यूज कहां करते हैं, रेडियोथेरेपी में। ये होता क्या है, एज आई टोल्ड यू कि कुछ जो वीक रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं जो हमारे वीक रेडियो एक्टिविटी एग्जिबिट करते हैं, जैसे कि कोबाल्ट। तो कोबाल्ट के लिए मैं आपका सिंबल लिख देता हूं, कोबाल्ट दैट इज CO2760, है ना। तो कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं नेचर में जिनका एटॉमिक नंबर तो 82 से कम है, 82 के ऊपर वाले होते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, जो बहुत जिनका रेडियो एक्टिविटी बहुत स्ट्रॉन्गर रहता है। लेकिन कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स हैं हमारे नेचर में जिनका एटॉमिक नंबर तो 82 से बहुत कम है, फिर भी वो थोड़ा बहुत रेडियो एक्टिविटी एग्जिबिट करते हैं, वीक रेडियो एक्टिविटी। इसी को हम बोलते हैं रेडियो आइसोटोप। तो देखिए ये कोबाल्ट से जो गामा रेज निकलते हैं ना, उसको हम यूज करते हैं कैंसर सेल्स को किल करने के लिए। दूसरा इसी प्रोसेस को हमने क्या बोला, रेडियोथेरेपी या फिर केमोथेरेपी। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। ट्रेसर्स, तो आपसे पूछा जाता है कि ट्रेसर्स क्या होता है, सुन के ही पता चल रहा है। ट्रेस करने का मतलब क्या होता है, ढूंढ रहा है, डिटेक्ट कर रहा है। तो हम करते क्या है, जो वीक रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं उनके सॉल्ट, जैसे रेडियो सोडियम क्लोराइड या रेडियो आयोडीन, आप ये नाम थोड़ा याद कर लीजिएगा क्योंकि ये आपके लिए जरूरी हो सकता है, पूछा जा सकता है। तो इनको हम क्या करते हैं, यूज करते हैं ताकि इससे हम पता कर पाए कि हमारे ह्यूमन बॉडी में कहीं पे कोई ब्लड क्लॉट तो नहीं हो गया या ट्यूमर तो नहीं हो गया। इसीलिए इनका नाम हमने क्या रखा है, ट्रेसर्स रखा है, क्योंकि ये ढूंढते हैं।
ओके। तीसरा चीज है रेडियो कार्डियोलॉजी। जहां पे भी ये टर्म आया कार्डियो मतलब इट मस्ट बी रिलेटेड टू हार्ट। तो रेडियो कार्डियोलॉजी में हम क्या करते हैं कि रेडियो सोडियम क्लोराइड को हम नॉर्मल मतलब जो कॉमन सॉल्ट रहता है हमारा उसके साथ मिक्स करके और ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं, जिससे हम ह्यूमन बॉडी में जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है वो सही है या नहीं है ये हम पता कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, जिसको हम रेडियो कार्डियोलॉजी बोलते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। फिर साइंटिफिक पर्पस, ट्रांसम्यूटेशन हमें पता चल चुका है कि क्या करते हैं, तो वो साइंटिफिक पर्पस हुआ हमारा। कार्बन डेटिंग, कार्बन डेटिंग में हम क्या करते हैं बच्चों कि कोई भी फॉसिल है, बहुत पुराना कोई चीज है या एक्सकेवेशन में कुछ बहुत पुराना चीज निकला है, तो ये फॉसिल क्या होता है आपको पता होगा, जो डेड प्लांट्स या एनिमल्स है उनका रिमेन्स, या कोई ऐसा चीज जो एंटीक है, जो बहुत एक्सकेवेशन के बाद जमीन के नीचे से निकाला गया है, उसका लगभग एज हम अंदाजा लगा सकते हैं, एस्टिमेट कर सकते हैं, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कार्बन डेटिंग, है ना। ओके, और कौन सा आइसोटोप इसमें हमारा काम आ रहा है, C614 या C14 भी लिख सकते हैं। इंडस्ट्रियल पर्पस क्या है बच्चों, इसका यूज करते हैं हम जो हमारा पेनिट्रेटिंग पावर है बीटा पार्टिकल्स का या गामा का, ये सबका हमें पता है, तो बीटा पार्टिकल्स का पेनिट्रेटिंग पावर जानते हुए इसका यूज करते हैं हम कि जो भी पेपर शीट है या मेटल शीट है या प्लास्टिक शीट है उसका थिकनेस कंट्रोल करने के लिए इंडस्ट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग के वक्त कहीं ज्यादा नहीं हो जाए थिकनेस या कम नहीं हो जाए, है ना। इसका एक और इंडस्ट्रियल पर्पस है जो हमें पता है पहले से, मैं बताऊंगा आपको अभी। न्यूक्लियर रिएक्टर में हम इसका यूज करते हैं यूरेनियम रॉड्स का एज अ फ्यूल, ताकि उससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सके न्यूक्लियर पावर प्लांट में, तो ये भी हमारा इंडस्ट्रियल पर्पस में आ जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। फिर हमसे पूछा जाता है कि सोर्सेज ऑफ हार्मफुल रेडिएशंस क्या क्या हो सकता है। तो बच्चों पहला चीज है रेडियो एक्टिव फॉलआउट। इसका मतलब मिस हैपनिंग इन अ न्यूक्लियर पावर प्लांट। किसी भी न्यूक्लियर पावर प्लांट में ब्लास्ट हो गया, मिस हैपनिंग हो गया, जैसे यू माइट हैव हर्ड अबाउट शेरनोबिल। शेरनोबिल में ऐसा हुआ था, कुछ नजरअंदाजा किया गया था, मतलब नेग्लिजेंस की वजह से हो गया, साइंटिस्ट की गलती की वजह से हो गया। तो वहां पे अगर ब्लास्ट हुआ न्यूक्लियर पावर प्लांट में, तो जितने भी रेडियो एक्टिव मटेरियल्स हैं उसमें, जैसे यूरेनियम है, तो ये सारा कुछ एस्केप कर जाएगा एटमॉस्फेयर में। तो ये हमारा एक सोर्स हो गया हार्मफुल रेडिएशंस का। दूसरा है न्यूक्लियर वेस्ट। न्यूक्लियर वेस्ट मतलब जो यूरेनियम रॉड्स हम यूज करते हैं वो कुछ समय के बाद उसका एक्टिविटी कम होने लगता है, तो उसको हम और ज्यादा यूज नहीं कर सकते न्यूक्लियर पावर प्लांट में एज अ फ्यूल, तो उसको हम ऐसे खुले में नहीं रख सकते नॉर्मल गार्बेज की तरह। वही हमारा न्यूक्लियर वेस्ट है, क्योंकि एक्टिविटी कम हो गया लेकिन अभी भी रेडियो एक्टिव तो है। तीसरा चीज है कॉस्मिक रेडिएशंस। जो हमारे सन से हमें कॉस्मिक रेडिएशंस मिलता है या पूरे यूनिवर्स में कहीं से भी आ सकता है, अननोन सोर्स से भी आ सकता है, तो उनमें भी ये जो हमारे हार्मफुल रेडिएशंस हैं गामा रेज, इनका प्रेजेंस होता है। ओके, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। सेफ्टी मेजर्स हमसे पूछा जाता है कि सेफ्टी मेजर्स क्या क्या ले सकता है। बच्चों देखिए थियोरेटिकल चैप्टर है, लेकिन इन सारे चैप्टर से, इन सारे टॉपिक से भी क्वेश्चन उतने ही मार्क्स का आता है, इसीलिए आप इसको लाइटली मत लीजिएगा। ये सारा चीज हमसे पूछा जाता है, तो मैं समझा रहा हूं आपको, आप बस सुनना, है ना। जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट एस्टैब्लिश करते वक्त क्या क्या हमें ध्यान रखना है। सबसे पहला चीज हमें ये ध्यान रखना है कि जिस बिल्डिंग में, मतलब जो हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट का स्ट्रक्चर है, इट शुड बी एयर टाइट, ताकि अंदर से बाहर कोई भी रेडिएशन एस्केप नहीं कर पाए, नहीं तो बाहर वालों को फिर दिक्कत होगा। दूसरा चीज एयर टाइट के अलावा उसको अर्थक्वेक प्रूफ होना चाहिए, कि अगर अर्थक्वेक आया भी तो ये बिल्डिंग ना गिर जाए पावर प्लांट का, क्योंकि नॉर्मल बिल्डिंग्स अगर गिरते हैं तो बाकी लोगों को इवैक्यूएट कर दिया जाता है, प्रॉपर्टी का लॉस होता है, लेकिन अगर ये गिर गया तो काफी लॉस होगा, बहुत ज्यादा डेंजरस है ना। ओके, तो इसीलिए अर्थक्वेक प्रूफ होना चाहिए। दूसरा चीज हम क्या करते हैं कि हमारा जो कूलिंग सिस्टम होता है, जो हीट एनर्जी लगातार जनरेट हो रहा है न्यूक्लियर पावर प्लांट में, उसमें जो हीट एनर्जी है उसको ये एक्सट्रैक्ट करता रहेगा, है ना। तो हम एक कूलिंग सिस्टम के अलावा भी दूसरा कूलिंग सिस्टम रखते हैं रिजर्व में, ताकि एक खराब हो गया तो दूसरा अपना काम करे, नहीं तो एक के भरोसे बैठे रहेंगे, अगर वो खराब हो गया तो लगातार हीट एनर्जी का प्रोडक्शन होता जाएगा और फिर ब्लास्ट हो सकता है ना। तीसरा चीज हमें क्या करना होता है कि न्यूक्लियर रिएक्टर जिस जगह पे है, उस न्यूक्लियर, जैसे मान लेते हैं यही एरिया है, यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्टर हमने बैठाया हुआ है जिसमें रिएक्शन होने वाला, न्यूक्लियर रिएक्शन होने वाला है, तो उस पूरे एरिया को, न्यूक्लियर रिएक्टर को हम लेड के वॉल से या स्टील के वॉल से घेर के रखते हैं, ताकि रेडिएशंस बाहर नहीं जा सके। ओके, फिर हमसे पूछा जाता है कि बैकग्राउंड रेडिएशंस क्या होता है। एक चीज और बच्चों, जो भी साइंटिस्ट या जो भी कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हैंडल करते हैं उनको भी प्रिकॉशंस लेना होता है। जैसे वो लेड लाइन ग्लव्स पहनते हैं, लेड लाइन एप्रन्स पहनते हैं, है ना, और उसको हैंडल करने के लिए लेड के टोंग्स का यूज करते हैं, थोड़े लंबे टोंग्स रहते हैं, चिमटा, उससे उठाते हैं, ये नहीं कि डायरेक्टली
ग्लव्स पहन लिया तो उठा लिया डायरेक्टली, है ना, ये प्रिकॉशंस लेना होता है। अब लेड ही हर जगह क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि लेड इसको अब्सॉर्ब कर लेता है अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस को, इसको पास नहीं करने देता है, मतलब बॉडी के अंदर नहीं जाने देगा। एंड एट द लास्ट उन लोगों को जो साइंटिस्ट अंदर जाने वाले न्यूक्लियर रिएक्टर में, उनको एक स्पेशल फिल्म बैच पहनाया जाता है, जिससे पता चलता है, टाइम टू टाइम चेक किया जाता है और उनको पता चलता है कि अच्छा ये ज्यादा एक्सपोजर में थे ये साइंटिस्ट, तो वापस उनको अंदर नहीं भेजा जाता है, क्योंकि वो और डेंजरस हो सकता है उनके लिए। आइए आगे बढ़ते हैं। बैकग्राउंड रेडिएशंस क्या है, सुन के ही पता चल रहा है। बैकग्राउंड क्या मतलब क्या, कि कोई चीज एग्जिस्टेंस में तो है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। तो बैकग्राउंड रेडिएशंस ऐसे रेडिएशंस हैं जिसके एक्सपोजर में हम हमेशा, अभी भी मैं भी हूं, आप भी हैं बैकग्राउंड रेडिएशंस के एक्सपोजर में, लेकिन उसका कोई सोर्स नहीं दिख रहा है, कोई विजिबल सोर्स नहीं दिख रहा है ना, उसको हम बोलते हैं बैकग्राउंड रेडिएशंस। अब इसका सोर्स हमसे पूछा जाता है, तो इंटरनल सोर्स भी होता है और एक्सटर्नल सोर्स भी होता है। इंटरनल मतलब जो हमारे बॉडी के अंदर, तो हमारे बॉडी के अंदर क्या क्या है इसका एग्जाम्पल मांगा जाता है, तो पोटेशियम है और कार्बन है। अगर ये जो हमारे बॉडी के अंदर है इससे भी रेडिएशंस लगातार निकल रहे हैं, लेकिन बहुत माइन्यूट है, इसलिए वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं होता है। दूसरा एक्सटर्नल सोर्स क्या है, जो हमारे बॉडी के बाहर, जैसे कॉस्मिक रेज में है, या एक हमारा एलिमेंट होता है नेचर में रेडॉन 222, जिससे लगातार ये एमिशंस हो रहे हैं, हार्मफुल रेडिएशंस हैं हमारे। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट है बच्चों हमारा न्यूक्लियर फिजन का या फिर न्यूक्लियर फ्यूजन का, है ना। तो न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है मैं आपको बता दूं, और इससे पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूं। जैसे अगर एनर्जी मास, अगर मास एनर्जी में चेंज होने लगे तो कितने मास से हमें कितना एनर्जी मिलता है। वैसे तो ये बहुत बड़ा चीज हो गया डिस्कस करने के लिए, लेकिन अभी फिलहाल हमें सिर्फ इस एक्सप्रेशन का यूज करना है ये जानने के लिए। इसको हम बोलते हैं बच्चों मास एनर्जी इक्विवेलेंस, कि कितना मास कितने एनर्जी में चेंज हो सकता है। तो ये सी आपको पता है, ये तो स्पीड ऑफ लाइट है। तो आप यहाँ वैल्यू पुट करके अगर देखें कि अगर हमारे पास मान लेते हैं 1 kg का मास है, अगर वो लाइट के स्पीड से ट्रैवल करने लगा तो कितना एनर्जी मिलेगा उससे हमें। तो आप ये अगर करेंगे तो 1 kg मास में हमें मिलता है 9 × 10⁻16 जूल एनर्जी, है ना। और इट इज क्वाइट सिंपल, आप यहाँ सी के जगह स्पीड ऑफ लाइट रखेंगे 3 × 10⁸, यहाँ 1, तो ये स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 3, और 10⁸ का स्क्वायर करेंगे 10⁻16। तो 1 kg मास से हमें इतना एनर्जी मिल जाता है, काफी बहुत ज्यादा। लेकिन ये इतना आसान नहीं है कि 1 kg का एक वेट लिया, बटखरा लिया और उसको लाइट के स्पीड से फेंक दिया, है ना। तो ये पॉसिबल नहीं है। ये किसके लिए पॉसिबल है, जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं उनके लिए पॉसिबल है कि ये लगभग लाइट के स्पीड से ट्रैवल करने लगे। ओके, तो ये हमें पता चल गया 1 kg में इतना मिलता है। अब इसी से हम एक चीज अगर फाइंड करना चाहें कि 1 AMU में, मतलब 1 एटॉमिक मास यूनिट कितना एनर्जी के इक्विवेलेंट होता है। तो 1 एटॉमिक मास यूनिट को अगर हम ऐसा लिखें केजी में, तो ये इतना वैल्यू होता है। और ये इतने केजी में, अब देखिए आपको दिख रहा है 1 kg में इतना, तो इतने केजी में कितना होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बच्चों ये हम सॉल्व करते हैं ना, तो ये अप्रोक्सीमेटली हमारा 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है ना। तो ये हमारा इतना आता है। अब जैसे ये हमें 1 एटॉमिक मास यूनिट के बारे में पता चल गया कि इतना, मेगा का मतलब क्या होता है 10⁶। तो 10⁻, इसमें हम मल्टीप्लाई करके ऐसे भी लिख सकते हैं 931 × 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी मैं आपको बता दूं, ये तो वैसे आपने पढ़ा होगा, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना एनर्जी होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 जूल ऑफ एनर्जी होता है। तो ये कन्वर्जन आप कर सकते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं। 1 AMU में इतना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, हमें पता चल गया। अब हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ये सारा चीज आपके लिए जानना जरूरी था, इसलिए मैंने बता दिया। आप इसको पॉज करके वीडियो को कॉपी कर सकते हैं, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब ये न्यूक्लियर फिजन में होता क्या है, अगर एक बड़ा न्यूक्लियस, एक हेवी न्यूक्लियस स्प्लिट करके 2 छोटा छोटा न्यूक्लियस फॉर्म करता है, इसी को हम बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन। लेकिन ये खुद से थोड़ी होगा, इसके लिए हमें स्टेप लेना पड़ता है, इनिशिएट करना पड़ता है रिएक्शन। अब हम करते क्या है, एक हेवी न्यूक्लियस है, उसको हम स्लो न्यूट्रॉन से, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन से बॉम्बार्ड करवाते हैं, मतलब स्ट्राइक करवाते हैं। अब जैसे मान लीजिए ये यूरेनियम का न्यूक्लियस है, इसको हमने बॉम्बार्ड करवाया किससे, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन से। तो ये बट जाता है 2 छोटे छोटे न्यूक्लियस में, और उसके साथ हमें एनर्जी भी मिलता है, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर एनर्जी, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शन से मिल रहा है, तो न्यूक्लियर एनर्जी। अब देखिए होता क्या है, ये डेफिनेशन मैंने ऑलरेडी आपके लिए लिख दिया है। एनर्जी इसके दौरान हमें मिल रहा है। ये रिएक्शन क्या है जरा देखते हैं, U92 235, इसको हमने स्लो न्यूट्रॉन से, ये हमारा स्लो न्यूट्रॉन होना चाहिए, है ना। स्लो न्यूट्रॉन से अगर बम्बार्ड करवाया तो देखिए क्या क्या होता है, हमें मिलता है बेरियम और क्रिप्टॉन।
आपको थोड़ा ये मास नंबर और एटॉमिक नंबर याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये रिएक्शन आता है लिखने के लिए, है ना, या फिर दे दिया जाएगा और फिल इन द ब्लैंक दिया जाता है भरने के लिए। तो ये देखिए, इससे हमें क्या मिला, बेरियम जिसका एटॉमिक नंबर 56, मास नंबर 144, एटॉमिक नंबर 36 और मास नंबर 89। और इसके साथ क्या मिलता है हमें, मैं जरा यहां आपको बैलेंस करके दिखा दूं। जैसे अब यहां ये दोनों तो मिलके आपको दिख रहा है कि ये तो 92 हो गया, है ना, ये 92 हो गया, लेकिन मास नंबर बैलेंस नहीं है। इधर भी 92 प्लस 0 92 और इधर भी 92, लेकिन मास नंबर बैलेंस नहीं, एटॉमिक नंबर तो बैलेंस हो गया। देखिए यहां 236 होगा दोनों ऐड करेंगे तो, और यहां पे क्या होगा, ये दोनों ऐड करेंगे तो 233 ही रह रहा है, मतलब मास नंबर इधर 3 से कम है ना। अब देखिए होता क्या है कि एक न्यूट्रॉन अगर हम लेते हैं, न्यूट्रॉन पे मास 1 है, तो अगर हम यहां पे 3 न्यूट्रॉन रखते हैं तो इधर तो मास नंबर हमारा क्या हो जाएगा, +3 आ जाएगा ना, बैलेंस्ड हो जाएगा इधर। और न्यूट्रॉन पे तो चार्ज है ही नहीं, तो इधर हमारा चार्ज मतलब जो हमारा एटॉमिक नंबर है वो तो बैलेंस था। ओके, तो ये हमारा बैलेंस्ड हो गया। अब देखिए इसके साथ हमें क्या मिलता है बच्चों, इसके साथ मिलता है हमें ये इतना एनर्जी, 190 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमें एनर्जी मिलता है। अब आप ये सोचेंगे कि इधर मास नंबर जितना था उतना ही मास नंबर इधर भी मिल गया, तो मास चेंज कैसे हुआ एनर्जी में। अब देखिए होता क्या है, ये जो वैल्यूज हम लिखते हैं ना, ये हम राउंड ऑफ करके इंटीजर वैल्यू तो लिख देते हैं, लेकिन ये इंटीग्रल वैल्यू होता है क्या, नहीं। आपने देखा होगा कि सबके लिए जो हमारा वैल्यू है वो फ्रैक्शनल वैल्यू रहता है, तो वही फ्रैक्शनल वैल्यू जो हम यहाँ पे नहीं दिखा रहे हैं, वही फ्रैक्शनल वैल्यू हमारा जो मास का है वो किसमें चेंज हुआ, एनर्जी में। तो 190 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, है ना। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो हमारा रिएक्शन है ये दो तरीके का होता है बच्चों, एक होता है अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन और एक होता है कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर अस। चेन रिएक्शन का मतलब क्या, जो चलता जा रहा है। तो अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन कब बोलेंगे, जब कभी रुके ही नहीं, चलता चला जाए, है ना, इनडेफिनिटली। अब होता क्या इसमें जरा देखते हैं। हमने यूरेनियम के एक न्यूक्लियस को एक न्यूट्रॉन से बम्बार्ड करवा दिया, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन से, तो उससे हमें ये दोनों चीज भी मिले और 3 न्यूट्रॉन भी मिले और उसके साथ इतना एनर्जी मिला। अब देखिए अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन के लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, एक बार ये हमने बस करवा दिया कि एक न्यूट्रॉन से एक न्यूक्लियस को हमने यूरेनियम के न्यूक्लियस को बम्बार्ड करवा दिया, फिर बैठ गए, कुछ नहीं किया, ये लगातार चलता जाएगा। कैसे, जरा देखिए। हमने क्या किया, इससे हमें मिला 3 न्यूट्रॉन। अब ये जो 3 न्यूट्रॉन मिले हैं, एक न्यूट्रॉन, जैसे ये हमारा यूरेनियम का रॉड है, इस यूरेनियम के रॉड में देयर आर नंबर ऑफ न्यूक्लियस, यूरेनियम न्यूक्लियाई, तो एक न्यूक्लियाई को हमने बॉम्बार्ड करवाया जिससे 3 न्यूट्रॉन और मिल गया। अब ये 3 न्यूट्रॉन क्या करेंगे, एक न्यूट्रॉन जाके एक यूरेनियम के न्यूक्लियस को स्ट्राइक करेगा, दूसरा न्यूट्रॉन दूसरे यूरेनियम के न्यूक्लियस को, और तीसरा न्यूट्रॉन तीसरे यूरेनियम के न्यूक्लियस को स्ट्राइक करेगा, जिससे हमारा ये न्यूक्लियर फिजन और आगे बढ़ेगा। अब सोचिए जरा, 3 जाके 3 को स्ट्राइक करते, बॉम्बार्ड करते हैं, जिससे 1 से 3 मिला, 1 से 3, 1 से 3, मतलब 9 न्यूट्रॉन मिल गए। अब ये 9 जाएंगे और फिर 9 अलग अलग यूरेनियम के न्यूक्लियाई को बॉम्बार्ड करेंगे, जिससे फिर ये रिएक्शन चलता चला जाएगा। फिर 9 से हर एक से 3 3, मतलब 27, फिर 81, मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बढ़ते चले जा रहे हैं अगर हम कुछ नहीं करें तो, और ये रिएक्शन बढ़ता चला जाएगा, जिससे हमें ढेर सारा एनर्जी मिलेगा, और ये एनर्जी हम कंस्ट्रक्टिवली यूज नहीं कर पाएंगे, ये डिस्ट्रक्शन ही होगा इससे। तो ये मैंने लिखा हुआ है बच्चों, ये हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। अब फिलहाल मैंने यहां क्या बताया अनकंट्रोल्ड के बारे में, तो नो कैडमियम रॉड्स आर यूज्ड टू अब्सॉर्ब द एक्सेस ऑफ न्यूट्रॉन्स। कैडमियम रॉड का यूज करते हैं हम एक्सेस ऑफ न्यूट्रॉन्स को अब्सॉर्ब करने के लिए, है ना। अब देखिए ये जो न्यूट्रॉन्स है जो पहले रिएक्शन में मिले, आगे चल के इसको बढ़ाते चले जाएंगे, ये सब मैंने बता दिया आपको, अनकंट्रोलेबल हो जाएगा और ब्लास्ट भी हो सकता है। अब देखिए अगर हम इसको कंट्रोल करना चाहें, कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, तो हम क्या करेंगे, ये जो न्यूट्रॉन हमें मिले हैं, कुछ न्यूट्रॉन्स को हम अब्सॉर्ब करवा लेते हैं कैडमियम रॉड का यूज करके। कैडमियम इज अ सब्सटेंस जो कि एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स को अब्सॉर्ब कर लेते हैं। तो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स को अगर ये कैडमियम अब्सॉर्ब कर ले, तो जो हमारा न्यूट्रॉन्स है वो लिमिटेड रहेगा, और जो हमारा रिएक्शन है वो कंट्रोल्ड मैनर में चलेगा, और उससे जो एनर्जी मिलेगा वो भी जो हमारा अमाउंट है वो हम कंट्रोल कर सकते हैं, जिसको हम कंस्ट्रक्टिवली यूज कर सकते हैं, जैसे हम न्यूक्लियर पावर प्लांट में इसका यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, है ना। ओके, अब देखिए हमसे एक चीज पूछा जाता है कि मॉडरेटर्स का कुछ एग्जांपल बताने के लिए। तो मॉडरेटर्स होते क्या है, ग्रेफाइट होता है और हेवी वाटर होता है ना। अब मॉडरेटर का काम क्या है, मॉडरेटर का काम होता है कि ये जो जैसे जो न्यूट्रॉन्स यहां से निकले, तो
न्यूट्रॉन्स ऑब्वियसली फास्ट मूविंग रहेंगे, उनमें एनर्जी ज्यादा रहेगा, तो न्यूट्रॉन्स का जो एनर्जी है वो कम करता है ये मॉडरेटर्स। सुन के ही पता चल रहा है मॉडरेटर्स मतलब ये उस एनर्जी को कम करता है, स्लो डाउन करता है थोड़ा न्यूट्रॉन्स को, ताकि हमारा रिएक्शन आगे भी फिजन का चले, लेकिन कंट्रोल्ड मैनर में चले। ओके, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। ये नाम थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा बच्चों, ग्रेफाइट एंड हेवी वाटर आर मॉडरेटर्स, और कैडमियम का यूज करते हैं हम न्यूक्लियर फिजन को कंट्रोल्ड वे में करने के लिए, न्यूट्रॉन्स को अब्सॉर्ब करने के लिए। अब दूसरा चीज है न्यूक्लियर फ्यूजन, जस्ट उसका उल्टा। अब हम क्या करते हैं, इसमें दो छोटे छोटे न्यूक्लियस को कंबाइन करवाते हैं और एक बड़ा न्यूक्लियस फॉर्म करते हैं, लेकिन ये इतना आसान है नहीं, इसके लिए हमें टेम्परेचर बहुत ज्यादा रखना पड़ेगा, प्रेशर बहुत ज्यादा रखना पड़ेगा, क्योंकि दो चीजों को मर्ज करवाना है। तो हम अगर दो छोटे छोटे न्यूक्लियस को मर्ज करवा के एक हेवी न्यूक्लियस फॉर्म करते हैं एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, इसी को हम बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। ओके, और बहुत सारा एनर्जी भी हमें मिलता है। अब देखिए होता क्या है, एक एग्जांपल हमने यहां लिया हुआ है, ये एग्जांपल आप याद कर लीजिएगा। He23 आइसोटोप है हीलियम का, H12 हाइड्रोजन का आइसोटोप, ये दोनों जब कंबाइन करते थे देखिए हमें He24 मिला। ऑब्वियसली इन दोनों के कंपैरिजन में देखिए इसका मास ज्यादा, ये हेवी न्यूक्लियस है, और उसके साथ हमें H11 भी मिल गया, और इसके साथ इतना एनर्जी मिलता है 18.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एनर्जी पिछली बार 190 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिला था न्यूक्लियर फिजन में, और फ्यूजन में इतना मिला है ना। अब ये हमने देख लिया। देखिए बच्चों, ये आपके से अगर पूछा गया कि ये कहां पे ये रिएक्शन होता है, तो सन में यही रिएक्शन होता है ना। जो हमारा सन है, सन में लगातार यही रिएक्शन चल रहा है, जिससे एनर्जी लगातार मिलता जा रहा है ना। अब देखिए ये जो रिएक्शन है, हमारे पास जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसमें न्यूक्लियर फिजन करवाते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं करवाते हैं, क्योंकि उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। अब देखिए ये न्यूक्लियर रिएक्शन कहां पे, ये ऑलरेडी लिख ही दिया था कहां पे होता है। अब देखिए ये कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम न्यूक्लियर फिजन का यूज करते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन का यूज नहीं करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के जनरेशन के लिए। और ये सारा चीज मैंने लिख दिया ऑलरेडी। इसका यूज करते हैं हम हाइड्रोजन बॉम्ब में। ये हमारा न्यूक्लियर फ्यूजन का यूज हम कहां कर सकते हैं, हाइड्रोजन बॉम्ब में यूज कर सकते हैं, जहां बहुत सारा एनर्जी रिलीज होगा ड्यूरिंग द ब्लास्ट। और एक चीज और बच्चों, ये न्यूक्लियर फिजन वाला जो मैंने आपको कंट्रोल्ड के लिए तो बता दिया न्यूक्लियर पावर प्लांट, अनकंट्रोल्ड का यूज हम कहां करते हैं, ये हमारा न्यूक्लियर बॉम्ब का कॉन्सेप्ट है, जिसमें बहुत सारा एनर्जी मिलता है। अब देखिए एक चीज मैं आपको बताता हूं जो ऐसे सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा। मैं अगर बोलूं कि न्यूक्लियर फ्यूजन में जो एनर्जी मिल रहा है, इट इज मच मोर देन द न्यूक्लियर फिजन वन। न्यूक्लियर फ्यूजन में हमें सिर्फ कितना एनर्जी मिला, देखिए 18.3, और सर बोल रहे हैं कि इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी मिल गया एज कंपेयर टू न्यूक्लियर फिजन। मैं यहां लिख देता हूं एक बार, फिजन में कितना एनर्जी मिला, फिजन में मिला था 190 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसमें मिला सिर्फ 18.3। अब देखिए ऐसे देखने से आपको लगेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन अगर आप पर यूनिट मास के लिए एनर्जी निकालें तो आपको पता चल जाएगा। जैसे यहां निकाल के दिखा देते हैं, यहां कितना मास आपको इन्वॉल्व दिख रहा है, 5 एग्जैक्टली नहीं, हम लमसम ले रहे हैं वैल्यू 5 AMU। तो 5 AMU मास से हमें कितना एनर्जी मिल रहा है, 18.3। तो अगर 1 AMU मास से हम निकालें तो इट विल बी 18.3 बाई 5, मतलब जो भी वैल्यू है हमारा, ये आ जाएगा हमारा 3 पॉइंट समथिंग आएगा हमारा वैल्यू, है ना। तो 3 पॉइंट समथिंग हमारा एनर्जी पर यूनिट मास में मिल रहा है हर एक AMU में। जबकि यहां पे देखिए, यहां पे कितना एनर्जी मिलेगा, यहां पे मास कितना इन्वॉल्व है, 235 + 1 मतलब 236 AMU से हमें कितना एनर्जी मिल रहा है, 190 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर यूनिट मास के लिए मतलब 1 AMU के लिए हम फाइंड करें तो कितना होगा, 190 बाई 236, ये वैल्यू तो 1 से भी कम हो जाएगा। इसीलिए बोला जाता है कि न्यूक्लियर फिजन में जो एनर्जी मिला है वो बहुत कम है एज कंपेयर टू न्यूक्लियर फ्यूजन। तो बच्चों आई होप कि मैंने जितना भी चीज आपको बताया है ये आपके लिए बेनिफिशियल, आपको समझ में आया हो, और मैं आगे भी यही कोशिश करता रहूंगा कि आपके एग्जाम के लिए जो भी चीज जरूरत है वो मैं सारे कॉन्सेप्ट्स का, सारे न्यूमेरिकल्स का जल्द से जल्द अपलोड करूं। तो अगर आपको ये समझ में आया है तो बाकी लोगों से भी शेयर करिए ताकि उनको भी फायदा हो। ओके, कीप वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।